नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे आप सब। तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अच्छा से करते रहिए तैयारी, आप अपना 100% हमेशा देते रहिए और सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। ओके, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के ऊपर और अच्छा इसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिए हैं और ये कोशिश करेंगे कि आपको 2021 का और 2022 का जो भी टॉप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा आपको एग्जाम तक अच्छा से करवा दें 1 से 2 महीना में। ओके, तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और आपको यदि ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से इस वीडियो का सारा क्वेश्चन हम लोग अच्छा से देख लेते हैं। ओके, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बनी है। तो यह आपका कौन सा ये एयरलाइन बना है सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली, तो ये आपका है स्विस एयरलाइंस। ओके, चलिए ये जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए नंबर 2 क्या है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन इस बार कहाँ किया गया है। आपका जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही मतलब आते रहता है हमेशा, है ना। मतलब जब भी आयोजन होता है, इसका आयोजन हर साल होता है, तो ये आपको एग्जाम में आता ही है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन आपका जो 2020, 18, 19 मतलब पीछे भी बहुत आपका एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आया है। तो इसका आपका इस बार आयोजन कहाँ हुआ है, बार्सिलोना स्पेन में। ओके, चलिए अगला देख लें। 3 नंबर, भारत की 23वीं यानी कि 23 महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी। तो ये आपकी 23वीं बनी है महिला प्रियंका नोटक की। ओके, तो आप जो इसका भी नाम रखिएगा याद। चलिए अगला देख लें। 4था नंबर कि हाल ही में सीडेक द्वारा बनाई गई परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया है। तो वो आपका सबसे पहली बात कि आपसे ये पूछेगा परम गंगा क्या है। तो ये एक जो है सुपर कंप्यूटर है, किसके द्वारा बनाया गया, तो सीडेक के द्वारा बनाया गया है और ये स्थापित कहाँ किया गया है, तो आपका मतलब आईआईटी रुड़की में। ओके, अब इसका सीडेक का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ये एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ओके, ये सीडेक का पूर्ण रूप होता है। तो आप लोग इसका पूर्ण रूप भी अच्छा से फुल फॉर्म भी देखते रहिए और ध्यान में रखिएगा तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए तो ये परम गंगा कहाँ पर स्थापित किया गया है, आईआईटी रुड़की, है ना। 5वां नंबर क्या है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये जो अध्यक्ष बने हैं ये आपका टी राजा कुमार, ये सिंगापुर के रहने वाले हैं और आपका मतलब इनका जो कार्यकाल होगा वो जुलाई से स्टार्ट होगा, है ना। तो अभी तो मई ही है, इनका कार्यकाल जुलाई से स्टार्ट होगा। तो आप लोग ये जो ध्यान में रखिएगा कि नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो टी राजा कुमार। ओके, और इसका जो मतलब FATF का पूर्ण रूप क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, आइए अब थोड़ा सा देख लें इसका कि ये आप किसके लिए करता है काम। तो ये जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी ये जो है टेररिज्म के लिए ये काम करती है। जो देश मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म का काम करता है उसके ये मतलब अगेंस्ट में ये एक्शन लेती है। ओके, उस पर फाइनेंशियल ये एक्शन जो लेती है। ओके, FATF। तो आप लोग जैसा कि सुनते होंगे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, ये लिस्ट में रखा है ना। तो यह एक तरह से फाइनेंशियल जो प्रतिबंध लगाता है ना, आपको किसी देश से फाइनेंशियल आपको हेल्प नहीं मिल पाएगा, इस टाइप की जो प्रतिबंध लगाता है। और सभी देश मतलब जैसे एक दूसरे के फाइनेंशियल जैसे सपोर्ट पे रहता है, मतलब जैसे एक देश दूसरे देश से कर्ज लेता है, किसी को देता है, इसी तरह आपका जो है चलते रहता है हर एक देश का रिलेशन, है ना। चलिए ये आपका 6ठा नंबर क्या है कि हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर-2, कौन सा नूर-2 का सफल परीक्षण किया है। तो ये आपका कौन सा देश है, ईरान, है ना। और मतलब जैसे भारत का क्या है, इसरो है ना। तो आपसे पूछेगा कि भारत का जो अंतरिक्ष संस्थान है तो वो आपका कौन सा है। तो जैसे कि इसरो है तो उसी तरह आपका जो है मतलब ईरान का क्या है, तो IRGC है। तो इसका नाम है आपका जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसका ये आपका जो मतलब ईरान का अंतरिक्ष संस्थान है, जैसे भारत का मतलब इसरो है। ओके, हाँ, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, आपका जो एग्ज़ाम में कहीं मतलब आ सकता है। चलिए अगला देखें। 7वां नंबर, G7 कृषि मंत्रियों के बैठक की मेज़बानी कौन करेगा। तो कौन देश करेगा इस बार 2022 में, तो ये आपका जर्मनी करेगा। और यह पहले आपका जो G8 था, लेकिन इसमें रूस को निकाल दिया गया है ना। तो अब ये G7 कहलाता है। ओके, चलिए अगला देखें। 8वां नंबर क्या है, गैर कामकाजी महिलाओं के लिए आमा योजना और छात्राओं के लिए वाहिनी योजना, नहीं खाता है बहिन। तो आपका उसी तरह सिक्किम में वाहिनी कहा जाता है और माँ को आपका मतलब आमा कहा जाता है। तो यह जो है योजना कहाँ पे लागू किया गया है, किस राज्य सरकार ने किया है स्टार्ट, सिक्किम ने किया है ना। जो
कामकाज नहीं, मतलब जैसे कोई वर्क नहीं है, तो उस महिलाओं के लिए आमा योजना किया है। और छात्राओं के लिए जो गर्ल्स लोग हैं आपका मतलब उनके लिए मतलब सहायता करने के लिए वाहिनी योजना शुरू किया गया है सिक्किम के द्वारा। ओके, चलिए अगला देख लें। 9 नंबर क्या है कि आपका हाउस वर्क इज वर्क योजना किस बैंक ने शुरू किया है? तो ये आपका हाउस वर्क इज वर्क योजना एक्सिस बैंक ने शुरू किया है। ओके, तो आप लोग मतलब अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि मतलब जैसे आपका इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये योजना कौन सा बैंक स्टार्ट किया है, ये योजना है ना, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए 10वां नंबर क्या है? भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाया जा रहा है? मतलब सोया, मतलब जैसे कि लेटा हुआ है ना, शयन मुद्रा में सबसे जो है लंबी प्रतिमा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका जो है बोध गया में बनाया जा रहा है, बिहार में, है ना। तो आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। चलिए अगला देखें। 11 नंबर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का रासेल हेयोई फ्लिंट ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया है? मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो महिला होती है उसको जो ये अवार्ड मिलता है रासेल हेयोई फ्लिंट ट्रॉफी, तो आप इसको भी जो है ध्यान में रखिएगा। और इस बार यानी कि 2021 के लिए इस साल दिया गया है 2022 में, मतलब आपका जो है 21 के प्रदर्शन के मतलब आधार पे। तो यह किसको मिला है? अपनी भारत की है, आपका जो स्मृति मंधाना को, है ना। चलिए, तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का रासेल हेयोई फ्लिंट ट्रॉफी स्मृति मंधाना को मिला, है ना। चलिए, ये आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब ICC का पुरुष का क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड का गैरी सोबर्स ट्रॉफी, मतलब आपका महिलाओं के लिए ये मतलब जो है हेयोई आपका अवार्ड मिलता है और पुरुष के लिए गैरी सोबर्स ट्रॉफी मिलता है। तो इसको आप थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये मतलब आपका है, ये एग्ज़ाम में आता है कि महिलाओं के लिए कौन सा अवार्ड मिलता है और पुरुष के लिए कौन सा अवार्ड मिलता है। और आपसे जो जैसे कि ये डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि गैरी सोबर्स ट्रॉफी किसे दिया गया, सीधा, है ना। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस बार किसे दिया गया? शाहीन अफरीदी को। ये आपका कहाँ का खिलाड़ी है? पाकिस्तान का। चलिए, तो महिला में भारत की स्मृति मंधाना को और पुरुष में आपका शाहीन अफरीदी पाकिस्तान को, है ना। चलिए, यानी कि भारत और पाकिस्तान को मिला है एक अवार्ड। चलिए, ये 13 नंबर क्या है कि ICC का मतलब जैसे आपका यही है सर्वश्रेष्ठ उद्यमान खिलाड़ी पुरुष, मतलब आपका ये भी आता है कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? मेन में पुरुष में तो ये आपका जानेमन मलान को मिला है। ये कहाँ का खिलाड़ी है? दक्षिण अफ्रीका का। ओके, चलिए अगला देखें। अब थोड़ा देख लें। महिला में ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में किसको मिला है? तो ये फातिमा सना को मिला है। ये कहाँ की है? पाकिस्तान की है। ओके, चलिए अगला देखें। तो ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए, ICC के वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी महिला का अवार्ड किसे दिया गया है? ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, है ना। तो वो पहले वाला जो था वो मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और अब आपका मतलब ये जो है ये ODI है, एक दिवसीय। तो एक दिवसीय में किसको मिला है? महिला में लीजे ली को मिला है। ये आपका कहाँ की खिलाड़ी है? दक्षिण अफ्रीका की। ओके, चलिए देखें अगला। तो इसी तरह ये आपका पुरुष में कि सर्वश्रेष्ठ ये एक दिवसीय खिलाड़ी वनडे खिलाड़ी कौन बना है? तो ये आपका बाबर आजम बना है। कहाँ का? पाकिस्तान का। ओके, हाँ, तो थोड़ा अच्छा से रखिएगा ध्यान है। मतलब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बना था क्रिकेटर ऑफ द ईयर गैरी सोबर्स ट्रॉफी शाहीन अफरीदी था, और वनडे का पूछेगा तो बाबर आजम, दोनों यानी कि पाकिस्तान को ही मिला, है ना। आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी भी ये दोनों पाकिस्तान को ही ले गया है। ओके, चलिए तो अब देखें ये 17 नंबर कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो आपका भारत रत्न है। ओके, चलिए अगला देखें। ये आपका इसलिए दिए हैं कि थोड़ा ये आप लोग समझ लें और ध्यान में भी रखिएगा। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण। और चौथा कौन सा है? पद्मश्री। ओके, तो आप लोग ऐसे रखिएगा, आपसे पूछेगा फर्स्ट तो भारत रत्न, है ना, और सेकेंड पूछेगा तो ये जो है देखिए विभूषण, भूषण, श्री, मतलब बड़ा से छोटा, मतलब जैसे कि हो रहा है ना, तो यह आप पहला तो रखिएगा याद, उसके बाद विभूषण, दूसरा पे भूषण, तीसरा पे श्री, चौथा पे। ओके, तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो आपका ये भी एग्जाम में आता है कि तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है ना, चौथा नागरिक सम्मान कौन सा है, दूसरा नागरिक सम्मान
कौन सा है, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखें। तो जैसे याद करने का तरीका है कि बड़ा वाला उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, है ना। तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब नहीं मतलब जैसे ऐसे नहीं रखिएगा कि पद्म विभूषण पहला है, सर्वोच्च है, नहीं, भारत रत्न सर्वोच्च है, फिर उसके बाद वो सब है। ओके, चलिए आपका 18 नंबर क्या है कि ये 2022 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो कितने आदमी को किया गया है इस बार? 4 आदमी को किया गया। ओके, तो आइए ये चारों आदमी कौन कौन हैं। तो ये चारों आदमी आपका हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है। तो ये आपका सुश्री प्रभा अत्रे हैं, इनको कला के क्षेत्र में मिला है, और ये किस स्टेट से हैं? महाराष्ट्र से। ओके, उसके बाद श्री राधेश्याम खेमका को मिला है, इनको मरणोपरांत मिला है, और किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, और ये उत्तर प्रदेश से हैं। ओके, तो आप लोग क्षेत्र भी रखिएगा याद, और किस मतलब ये स्टेट से करते हैं बिलोंग, वो भी रखिएगा याद। ओके, ये तीसरा आदमी कल्याण सिंह है आपका, जो इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, किस क्षेत्र में? पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, और यह किस स्टेट से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। ओके, चौथा जो व्यक्ति हैं वो आपका जनरल बिपिन रावत हैं आपका, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, और किस क्षेत्र में? तो सिविल सर्विस के क्षेत्र में, और ये भी कहाँ से आते हैं? तो उत्तराखंड से आते हैं। यानी कि कहने का अर्थ हुआ यह कि 4 आदमी में से, 4 था ना, 4 आदमी में से 3 आदमी को मरणोपरांत इसमें मिला है, और 1 आदमी जो अभी हैं वो सुश्री प्रभा अत्रे हैं, ये कला के क्षेत्र में और महाराष्ट्र से। ओके, तो आप लोग थोड़ा अच्छा से रखिएगा यार, 3 आदमी को इसमें मरणोपरांत और 1 आदमी अभी हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ये सब बात को ध्यान में अच्छा से क्लियर करके रखिएगा तो सही रहेगा, आप जैसे एग्ज़ाम में फंसिएगा नहीं, है ना। चलिए 2022 में कितने व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो आपका वो पद्म विभूषण से कितने आदमी का था? 4 आदमी, चारों का नाम बता दिए। यह आपका पद्म भूषण है, इससे 17 आदमी को किया गया है, और 17 आदमी का जो है नाम करना याद उतना तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका इसमें जो भी रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको हम करवा देंगे। ओके, आइए, और इसमें जो कितना जैसे कि क्रिकेटर, खिलाड़ी, ये सब एग्जाम में आता है, तो आपको जैसे वो भी हम अच्छा से करवा देंगे। अब आइए, अब आपका आया किसका बारी? पद्मश्री का। तो पद्मश्री कितने आदमी को मिला है? 107 आदमी को, यानी कि पद्म विभूषण 4 आदमी, भूषण 17 आदमी, और पद्मश्री 107 आदमी को मिला है ना। तो पद्म विभूषण वाला तो आप लोग अच्छा से रखिए याद चारों का नाम, और आपका जो ये जो है 17 नाम और मतलब ये 107 नाम, तो इसमें से जो भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको करवा देंगे हम, है ना। चलिए 21 नंबर क्या है? ये मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हो गया? तो ये आपका जॉन डेविड मैकेफी थे। जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे तो ये मैकेफी के बारे में जानते होंगे। ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, और मतलब आप लोग भी याद रखिए, ये आपको एग्जाम में आता है, और मतलब आएगा ही कि मैकेफी क्या है। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि जॉन डेविड मैकेफी के नाम पे रखा गया था, ये इसके संस्थापक थे इसलिए, है ना। चलिए आगे देखें। 22 नंबर, किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन शुरू किया है? तो कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। ओके, चलिए अगला देखें। 23 नंबर, दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? तो ये आपका कर्नब मल्लेश्वरी को नियुक्त किया है, और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम महिला कुलपति भी बनी है। ओके, तो ये जो है दिल्ली सरकार कहने का अर्थ हुआ केजरीवाल जो भी है ना। चलिए अगला देखें। 24 नंबर क्या है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू किया है? तो कौन सी सरकार? दिल्ली सरकार ने। ओके, चलिए अगला देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो छोटा सा राज्य कौन? गोवा। चलिए अगला देखें। 26 नंबर। 26 नंबर क्या है? मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस भारतीय को दिया गया है? तो किस भारतीय को दिया गया है? तो RK सब्रवाल को दिया गया है। आप जो अभी ये मतलब क्या हैं, ये इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। ओके, और आपसे पूछेगा कि दी ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये मंगोलिया का है। आपसे ये पूछेगा कि मंगोलिया की राजधानी, तो उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। चलिए अगला देखें। 27 नंबर,
विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो ये आपका मतलब अशगाबाद है। ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, जो कि दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है विदेशी कामगारों के लिए, जो दूसरे देश से आते हैं काम करने के लिए, उनके लिए सबसे महंगा जो शहर बना है वो अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। चलिए 28 नंबर। 28 क्या है? व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया है व्हाट्सएप ने? तो ये आपका जो है मनीष महात्मे है ना। तो यह इसको नियुक्त किया है भारत में अपना भुगतान प्रमुख। ओके, चलिए अगला देखें 29 नंबर। 29 क्या है? गोल्डन राइस को रोपण की मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन बना? तो गोल्डन आपका राइस पे प्रतिबंध लगाया हुआ था, है ना, प्रतिबंध लगा हुआ था, ये जो है रोपण की मंजूरी नहीं था, लेकिन इसको मंजूरी देने वाला दुनिया का प्रथम देश जो बना है वो फिलीपींस है ना, और फिलीपींस की राजधानी मनीला। चलिए अगला देखें 30 नंबर। 30 क्या है? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित कर रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित कर रहा है इंडोनेशिया, है ना। चलिए, और ये आपका जो है ये इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता था और अभी कहाँ बन रहा है? कालीमंतन, है ना। चलिए अगला देखें अंतिम नंबर 31। ये यूनेस्को ने 2021 में भारत के किस स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो किस स्थल को किया है? तो ही धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और ये आपका हड़प्पाकालीन सभ्यता में आप लोग ये नाम सुने होंगे कि धौलावीरा कहाँ है, ये आपका गुजरात में है। और इस बार इसको आपका जो है ये यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। पहला क्वेश्चन क्या है? 400 डेज किनकी नई उपन्यास प्रकाशित हुई है? तो ये जो उपन्यास का नाम है, और ये किनका उपन्यास है? चेतन भगत का, है ना। तो ये जो है बहुत ही फेमस उपन्यासकार हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए, तो एक इनका जो है नया उपन्यास आया है 400 डेज, है ना। चलिए 2 नंबर क्या है? बिटकॉइन के संस्थापक माने जाने वाले सतोशी नाकामोटो के प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो ये जो है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, है ना। तो ये आपका सतोशी नाकामोटो कौन है? तो इनको जो है बिटकॉइन के संस्थापक माना जाता है। ओके, हाँ, और ये जो है मतलब एक तरह से इनका जो है छद्म नाम है, मतलब जो नाम दिया गया है, ये जो है मतलब ओरिजिनल नाम क्या है वो किसी को नहीं पता है। ओके, चलिए अगला देखें तीसरा नंबर क्या है? जायर अलबहर तो संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये जो हमेशा भारत और कतर के बीच होता है। कौन? जायर अल बहर। ओके, और कतर का राजधानी दोस्तों दोहा, है ना। चलिए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्या है दोस्तों? कि ये अफ़गानिस्तान से भारत द्वारा अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन का क्या नाम था? मतलब जैसे अफ़गानिस्तान में आप लोग देख रहे थे कि थोड़ा बहुत वहाँ पे स्थिति क्या था, ठीक नहीं था, है ना। तो उसके लिए वहाँ से अपना जो है नागरिक को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक जो ऑपरेशन चला गया, उसका नाम क्या था? जो है ये ऑपरेशन देवी शक्ति, है ना। चलिए, मतलब जैसे कि वहाँ पे तालिबानी का जो है कब्जा हो गया था, और आपका अभी भी तालिबानी सरकार है अफगानिस्तान में, है ना। तो भारत सरकार जो ऑपरेशन जो चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। चलिए अगला देखें 5वां नंबर। वांचुवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है वांचुवा महोत्सव? आपका ये असम में मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला देखें। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन महोत्सव से भी आता है कि किस स्टेट का ये त्यौहार है, महोत्सव है, तो आप लोग थोड़ा अच्छा से धीरे धीरे देखते रहिएगा, तो आपके पास एक स्टॉक हो जाएगा। ओके, हाँ, अब ये चाहिएगा कि 10 दिन में 20 दिन में जीके जीएस करंट अफेयर्स का एक अच्छा सा तैयारी हो जाए, तो वो आपका जो है इम्पॉसिबल है। धीरे धीरे देखते रहिए, थोड़ा करके, है ना। 6 महीना में आपको जो पता चलेगा कि आपका एक अच्छा सा तैयारी हो चुका है। चलिए 6वां नंबर क्या है? ये NBA चैम्पियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये NBA में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? प्रिंसपाल सिंह। ओके, चलिए अगला देखें 7वां नंबर क्या है? वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं दोस्तों? बसवराज ये एस बोम्मई, है ना। तो जैसे आपका एग्ज़ाम में राज्यपाल से मुख्यमंत्री से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, है ना। और ऐसा जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री रहते हैं जो बहुत कोई को पता भी नहीं होता है, तो जितना भी अपडेट होगा आपको जो देने का कोशिश किया जाएगा।
ओके। और आप लोग जो खुद से भी अपडेट हमेशा रहिए, और ये सब चीज़ में आपको हमेशा जो अपडेट रहना चाहिए कि इस स्टेट का मुख्यमंत्री जो है कौन बना है, आपका जो राज्यपाल कौन बने हैं। चलिए, 8वां क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण कहाँ किया गया। मतलब एक जो है बड़ा सा जो है चक्का लगाया गया जो है बहुत दूर से दिखाई पड़ता है ना, तो यह कहाँ लगाया गया है, संयुक्त अरब अमीरात में, है ना। और इसका जो है नाम क्या दिया गया है, एन दुबई। ओके, हाँ, तो आपसे ये भी जो है पूछ सकता है कि एन दुबई क्या है। ओके, तो आप लोग इसका आंसर जो है क्या दीजिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील है जो कि संयुक्त अरब अमीरात में लगाया गया। ओके, चलिए आगे देखें। 9वां नंबर, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच अरब सागर में पासेक्स अभ्यास आयोजित किया गया। तो यह पासेक्स जो है अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच, जो है रूस के नौसेना के बीच, है ना। मतलब भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच अरब सागर में पासेक्स आपका अभ्यास आयोजित किया गया था, है ना। चलिए, 10वां नंबर क्या है, भारत सरकार किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये जो इस बार से आपका जो स्टार्ट हुआ है ना, तो इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिए, 16 जनवरी को। ओके, हाँ, तो ये आपका जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपका ये जो एग्जाम में मतलब आ सकता है, और अभी जो है घोषित ही मतलब हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन आने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। चलिए, ये 11 नंबर क्या है कि हाल ही में किस क्रिकेटर को प्रतिष्ठित नाइटहुड अवार्ड प्रदान किया गया। तो किस क्रिकेटर को दिया गया, क्लाइव लॉयड को। ये जो है वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर है। ओके, चलिए अगला देखें। और यह जो है नाइटहुड का अवार्ड किस देश के द्वारा, है ना, ब्रिटेन महारानी जो है वो देती हैं ना। चलिए अगला देखें। 12 नंबर क्या है कि नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी। तो ये पहली भारतीय कौन बनी है, जानवी डांगेती, है ना। ये जो है मतलब नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक तरह से संपन्न की, कंप्लीट करने वाली पहली भारतीय बनी है जानवी डांगेती। ओके, चलिए अगला देखें। 13 नंबर, 13 क्या है, ये किस अभिनेत्री ने वाशिंगटन डीसी के इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड जीता है। तो यह सुष्मिता सेन, है ना। और ये मतलब एक इनका सीरीज जो आया था बहुत ही काफ़ी चर्चा में रहा था, जो मतलब आर्या, है ना। हाँ, तो ये जो मतलब आर्या सीरीज से ये बहुत ही चर्चा में आई हैं अभी मतलब हाल के दिनों में। ओके, चलिए आगे देखें। 14 नंबर, भारत के प्रथम एवं वर्तमान लोकपाल कौन हैं। तो यह जो है आपका भारत के प्रथम भी हुए और मतलब अभी भी हैं, ये आपका पिनाकी चंद्र घोष हैं, ये जो है पूर्व न्यायाधीश थे। ओके, चलिए अगला देखें। 15 नंबर क्या है, नेताजी अवार्ड 2022 किसे दिया गया। तो नेताजी अवार्ड 2022 शिंजो अबे को दिया गया, और ये जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ओके, चलिए अगला देखें। 16 नंबर, भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी। ये जो है यूएनडीपी यूथ चैंपियन बनी है, यह भारत की पहली हैं। तो इनका जो नाम क्या है, प्राजक्ता कोली। ओके, तो ये जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि यह भारत की पहली जो है बनी है यूएनडीपी यूथ चैंपियन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है भारत की पहली प्राजक्ता कोली, है ना। चलिए अगला देखें। 17 नंबर, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, इसी दिन ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे। ओके, इसलिए इस जो है दिवस को याद करने के लिए जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ओके, तो चलिए जो देखते हैं, ये 18 नंबर है, पीएम मोदी के द्वारा संत रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी समानता की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया। ये जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अलग है ना, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का है ना। और ये आपका मतलब क्या है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी समानता की मूर्ति, तो यह इसका अनावरण कहाँ किया गया है, हैदराबाद में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किनका प्रतिमा है। तो ये जो है रामानुजाचार्य का है, और स्टैच्यू ऑफ आपका जो है यूनिटी पूछेगा तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ओके, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। और इसका जो ये आपका जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण जो पीएम मोदी के द्वारा किया गया है, कहाँ पे, हैदराबाद में। ये 216 फुट की मूर्ति है रामानुजाचार्य की। ओके, तो आप लोग सभी बातों को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 19 नंबर क्या है कि
ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी किया गया है? तो यह भारत का पहला है जो किसी राज्य के लिए जारी किया गया, तो जो जम्मू कश्मीर के लिए आपका जो ये जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी किया गया। ओके, कौन सा? जिला सुशासन सूचकांक, और इसका जो इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ओके, चलिए अगला देखें, इनके द्वारा किया गया था, गृह मंत्री के द्वारा अमित शाह, है ना। चलिए 20 नंबर है क्या कि सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब कौन ये जीती, है ना, कौन जीती? तो यह आपका अपना जो है पीवी सिंधु जीते हैं, और इसका जो है उप विजेता रही कौन? मालविका बंसोद। और इसका जो आयोजन हमेशा कहाँ होता है? तो जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो यह सैयद मोदी बैडमिंटन जो टूर्नामेंट से संबंधित आपका क्वेश्चन आता है कि इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये आपका जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जाता है। आपका यदि जो है मतलब इस साल का पूछे कि महिला एकल में विजेता कौन रही, तो पीवी सिंधु रही, और ये जो है उप विजेता तो मालविका बंसोद, है ना। और आपसे जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो है मालविका बंसोद किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।